हेलो एवरीवन, हम लोग आज प्रकाश की क्लास 12th में जो स्टार्ट किया गया था, इस चैप्टर का सेकंड वीडियो आज अपलोड होगा। इसी को हम देखेंगे। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बस आपको ये बताया गया था कि प्रकाश क्या है, वहीं तक बता के छोड़ दिया गया था और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया था। आज हम लोग इसमें प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। एकदम बेसिक लेवल से आपको बताया जा रहा है, अच्छे से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है, प्रकाश के गुण का मतलब प्रकाश हमारे आँख से उसको हम फील कर पाते हैं कि हाँ लाइट है कि नहीं है। वो लाइट को देख के कुछ आप गुण वहाँ से निकाल सकते हैं कि कैसे चलता है, क्या उसमें मास है कि नहीं है, क्या उसमें एनर्जी है कि नहीं है। तो कुछ जो उसका गुण है वो देखने से पता चल जाएगा। और कुछ गुण जो होगा जो अंदर में होता है, जैसे आदमी के पास भी कुछ गुण होता है जो दिखाई देता है। बाहर से देखने में अच्छा आदमी अच्छा बोल रहा है तो लोग उसको समझ लेता है कि अच्छा आदमी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छा हो। तो गुण कुछ छिपा हुआ भी हो सकता है और कुछ दिख भी सकता है। तो प्रकाश का अगर हम गुण की बात करें तो जो कुछ गुण हमको पहले दिखता है हमारी आंखों से, उसके बारे में बात कर लेंगे और कुछ अंदर वाला का भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि देख के पता लगाइए कि क्या इसके पास है। तो हम लोग को दिखता क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है, सीधा एकदम चलेगा। कहीं से प्रकाश आ रहा है तो सीधा लगता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता है। सांप जैसा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आप देखिए तो लाइट ऐसे चलता है क्या? तो नहीं। हमको जो महसूस होता है तो महसूस क्या होता है कि लाइट एकदम बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो हम यहाँ से एक डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, पहला गुण इसको हम बोल सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा पर गमन करती है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपको सिखा रहे हैं। अच्छे से वीडियो को बस देखते रहिएगा रेगुलर। आपका जो टॉपिक है हम गारंटी देते हैं कि अगर इसका मान लीजिए कि अगर 14 नंबर का सिलेबस है तो 14 में 14 इसको हम टारगेट कर सकते हैं, 14 में 14 लाया जा सकता है। ये ऐसा चैप्टर है। और एकदम अगर जीरो से पढ़ाया जा रहा है, आपको बेसिक लेवल आपको सब कुछ क्लियर रहेगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो जो प्रकाश का चाल है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो सन से पृथ्वी तक आने में बोला जाता है कि 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और डिस्टेंस आपको पता है कि करोड़ों के किलोमीटर के आसपास होता है। तो वहाँ से उसको कैलकुलेट करके, फिजिक्स में हम जब 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ाया गया होगा कि यहाँ से हम चांद का, यहाँ से हम सूरज का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड किया जा सकता है। तो उसी बेसिस पे इसका चाल निकाला गया कि प्रकाश का जो चाल है वो कितना होता है। तो हवा में या निर्वात में, हवा में या निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये डाटा मैक्सिमम लोग को पता होता है, आपको भी ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि पता ही होगा। तो हवा या निर्वात, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बच्चा को ये पता नहीं चलता है कि हवा का मतलब क्या है, निर्वात का मतलब क्या है। तो हवा तो आपको महसूस होता है कि हवा जब फ्लो करता है, बहता है तो हवा लगता है कि हाँ हवा चल रहा है। ये निर्वात क्या है? निर्वात का मतलब होता है, जैसे ये समझिए कि अगर एक मान लीजिए कि ऐसा बर्तन है, ठीक है, बर्तन में हम कुछ नहीं डाले हैं, तो कुछ नहीं डाले हैं तो ऑटोमेटिक इसमें हवा भर जाएगा। अगर ये बर्तन है, खुला हुआ है, तो हम बोले कि इसमें हम कुछ नहीं डाल रहे हैं तो इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे कि इसमें हवा है। एक पॉइंट ये हुआ कि हवा का क्या मतलब है। अगर इसमें हम हवा को भी इसमें से हम बाहर निकाल दें, हवा को भी इस कंटेनर से, इस बीकर से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो इसके अंदर हवा भी नहीं बचेगा। तो जब कुछ ना बचे तब इसको हम बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो लगभग हवा में दोनों में थोड़ा का फर्क होता है। इसका होता है, हवा में होता है जो 2,99,000 के आसपास होता है। इस किलोमीटर में अगर इसको लिखें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। 3 × 10⁵ का मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो हवा में इसका चाल हल्का घटता है, 2,99,000 के आसपास आता है। लेकिन हम जो अप्रॉक्स डाटा है वो लगभग 3 लाख हम लेके चलते हैं कि हवा और निर्वात में दोनों बराबर होता है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि प्रकाश का और क्या गुण है सर। तो देखिए
थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो प्रकाश में प्रकृति होता है। बेसिक बात हम करते जा रहे हैं, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। तो जो प्रकाश आपको बताया गया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की जो चैप्टर था हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए, प्रकाश की को दो पार्ट में बांट के पढ़ना है। एक का नाम होता है किरण प्रकाश की और एक का नाम होता है तरंग प्रकाश की। ये जो दोनों चैप्टर का जो बंटवारा हुआ है ये इसके प्रकृति के हिसाब से हुआ है। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। जो प्रकाश की दो भाग में हम बांट के पढ़ रहे हैं, एक को बोल रहे हैं किरण प्रकाश की, एक को बोल रहे हैं तरंग प्रकाश की। तो किरण में क्या पढ़ेंगे, तरंग में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि है तो प्रकाश के बारे में ही। तो प्रकाश का जो प्रकृति होता है वो दोहरा होता है। दोहरा का मतलब इसमें दो तरह का प्रकृति है। एक जो प्रकृति है उसमें बोला जाता है कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो प्रकृति है उसमें बोला जाता है कि प्रकाश एक तरंग है। अब एक आदमी बोल रहा है कि प्रकाश तरंग है, एक आदमी बोल रहा है कि प्रकाश कण से मिलकर बना है। हमको तो कण दिखता नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम सीखेंगे आगे कि क्या बोला, क्या सही है, क्या गलत है। तो दो तरह का नेचर आया। एक नेचर के बारे में न्यूटन ने बताया था, ठीक है। और इसमें एक यंग नाम का हाइगेंस भी आया था, बहुत सारा साइंटिस्ट था। यंग था, हाइगेंस था, मैक्सवेल था, ये सब जितना भी साइंटिस्ट है ये बोला कि प्रकाश तरंग है। और न्यूटन आगे क्या बोला कि प्रकाश कण है। और न्यूटन का ही और आगे आइंस्टीन आया, आइंस्टीन भी कुछ घटना ऐसा करवाया जिसमें बोला कि प्रकाश कण से मिलकर बना है। तो दोनों प्रकृति का हम बात करने वाले हैं। जैसे ये प्रकृति क्या हो रहा है, क्या आपको फील हो रहा है कि प्रकृति का क्या मतलब है। तो प्रकृति का मतलब ये है कि कोई बच्चा घर में है या टीचर के पास है तो थोड़ा अच्छा बिहेव करता है, जानता है कि अगर खराब बिहेव करेंगे तो कोई लपड़ा देगा, तो इसके लिए डर से वो थोड़ा बिहेवियर अपना सुधार लेता है। किसी का नेचुरल भी होता है कि अच्छा बिहेवियर है, लेकिन अगर वही बच्चा अपने फ्रेंड सर्किल में चला जाए तब देखिए फिर उसका कोई एथी नहीं है, वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल सकता है, देखता जानता है कि यहाँ पे कोई सुनने वाला तो है नहीं, जो है हम ही लोग हैं। तो उसका प्रकृति जो है उस समय पे बदल रहा है। घर में है तो उसका प्रकृति कुछ है, जब वो खेलने गया है तो उसका प्रकृति कुछ और है। लाइट का भी कुछ वैसा है। लाइट में भी दो प्रकृति है, एक प्रकृति कण का है, दोनों प्रकृति सही है। एक प्रकृति कण का है, दूसरा तरंग का है। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि दोनों जो प्रकृति एक साथ दिखाई दे तो बच्चा का दोनों प्रकृति एक साथ नहीं दिखता है, अलग अलग जगह पे। जब घर में था तो प्रकृति अलग था, नेचर अलग था, जब वो बाहर गया तो उसका प्रकृति बदल गया। तो प्रकाश भी एक समय पे अगर कण दिख रहा है तो कण ही दिखेगा, लेकिन दूसरे समय पे संभव है कि तरंग दिखना शुरू हो जाए। तो इसके आधार पे प्रकाश की को दो भाग में बांटा गया। अब हम जब गुण पढ़ रहे हैं तो गुण में हम तरंग का भी गुण लेंगे और कण का भी गुण लेंगे, दोनों का गुण लेना पड़ेगा। तो अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं यहीं से पॉइंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा बता दिए कि प्रकृति का क्या मीनिंग है यहाँ पे। अगला पॉइंट में क्या बोला गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग है, ठीक है। अभी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होता है इसको थोड़ा सा ऐसे हिंट से समझ लीजिए। एक चैप्टर आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, उसका नाम ही है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग में होता क्या है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। किसी को लग रहा हो कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जो इसको नहीं पता है, तो विद्युतीय क्षेत्र के लिए आप इसी चैनल में आप जाके देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट का एक सेक्शन है, इंग्लिश मीडियम में है लेकिन आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। वहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र पढ़ाया गया है, आज चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ाना बाकी है। तो दो तरह का क्षेत्र होता है आवेश के पास, आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आता है। लेकिन प्रकाश में कोई आवेश नहीं है, फिर भी इसको बोला जा रहा है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अभी कैसे होता है इसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते, इसका बात होगा विद्युत चुंबकीय तरंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हमको बस फिलहाल समझना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसको हैं। तो बोलेंगे क्या, वैसा तरंग जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो उसको हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। अब वो दोनों चलता कैसा उसको ऐसे भी देख लीजिए कि चले कैसे। तो तरंग इस तरह से चलता है, जैसे घर में जो एसी आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, उसका भी वेव साइन वेव होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जब भी ट्रेवल करता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। और जैसे ये पाथ अगर है, इस पाथ पे अगर लाइट चल रहा है तो इसके चारों तरफ ऐसे होगा, ऐसे नहीं कि जो बस दो लाइन ऊपर नीचे, चारों तरफ में ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करेगा। देखिए कंपन कर रहा है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लूप बना रहा है। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं ई वेक्टर से, और ये नीचे वाला मान लेते हैं
कि बी वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है। क्लियर है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दिखाई दे रहा है ना, जो सेंस हम लोग कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके वजह से आंख हमारा सेंस करता है लाइट को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो आंख में जो सेंसेशन है हमको पता नहीं चलता। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके वजह से ये प्रकाश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ये ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगर आगे पीछे करता तब उसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो सिंपल बस ये याद रखिएगा कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसको कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं, सब बेसिक आपको बताया जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इसका चौथा पॉइंट में इसका गुण क्या है? तो बोला जाता है कि प्रकाश के लिए, किसके लिए? प्रकाश के लिए हम लोग C = F × लैम्डा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। अब इसमें किसी भी तरंग का ये चाल निकाला गया है। जैसे अभी आपको समझाया गया कि प्रकाश इस तरह से चल रहा है, ठीक, आगे बढ़ रहा है तो इसका कुछ चाल हो रहा होगा। अब चाल हमको पता करना है, तो सबसे पहले इसका हम आवृत्ति पता करेंगे और उसका तरंगदैर्ध्य पता करेंगे। तो आवृत्ति का क्या मतलब होता है कि जहाँ से वेव शुरू हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसका ऊपर नीचे मिला के एक साइकिल कंप्लीट। एक सेकंड में ऐसा जितना साइकिल ही कंप्लीट करेगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं आवृत्ति। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। इसको लिखा जाता है लैम्डा से। और डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होगा? ऐसे ही मात्रक मीटर होगा। ठीक है, इसका छोटा जो मात्रक होता है, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, हमको दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में हमको दिखता है। जो लाइट एक वेव है वो हमको वेव नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, हमको पता नहीं चलता है। अब यहाँ पे देखिए, लैम्डा को क्या बोला कि ये है क्या? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। इसको डिनोट किससे करेंगे? लैम्डा से। तो ये डिस्टेंस जो बहुत छोटा है, बोर्ड पे तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है ये बहुत छोटा। तो बहुत छोटा डिस्टेंस को मीटर में जनरली नहीं नापते हैं, इसको हम एंगस्ट्रम में नाप सकते हैं, नैनोमीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, फर्मी भी होता है, फर्मी भी लिया जाता है। तो ये सब छोटा यूनिट है। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। सोच लीजिए कितना छोटा डिस्टेंस है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसके लिए हम ये सब यूनिट यूज करते हैं। ऐसा ही में जो मात्रक होगा कौन होगा? मीटर होगा। तो प्रकाश के लिए क्या बोले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? C = F × लैम्डा। F क्या होता है और दूरी क्या होता है, ये आपको समझ आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चाल निकलेगा। ठीक, जहाँ पे C क्या है? प्रकाश का चाल, इसको क्या बोलते हैं? चाल। इसको आवृत्ति और इसको तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य भी क्या होता है, चाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ये भी आपको समझ आया होगा। तो प्रकाश के लिए याद रखिएगा कि एक फार्मूला लगाते हैं, C = F × लैम्डा। आते हैं इसके 5th पॉइंट पे। जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, अगर आपको समझ आता है तो और भी जो स्टूडेंट आपके साथ 12th में पढ़ रहे हैं उनको भी इसको शेयर कीजिएगा, हो सकता है उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, सीख जाए। 5th पॉइंट में देखिए, प्रकाश के गुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका 5वां 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो इसमें क्या बोला जाता है, जो यही फार्मूला से यहीं से हम बता देते हैं आपको। C = क्या लिखे थे? F × लैम्डा। कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि F को ऐसे न्यू लिखता है। न्यू का मतलब ही फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं है, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू। ठीक है, न्यू। और इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा। लैम्डा को पढ़ते हैं, इसको लैम्डा का मतलब तरंगदैर्ध्य होता है और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है। तो क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे आप ऐसे समझो कि एक तालाब है अपने पास। ठीक है, तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है और ये तालाब का सबसे ऊपरी सतह है, जहाँ तक पानी है। इस सतह के जस्ट ऊपर में हवा है और इस सतह के जस्ट नीचे में पानी है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो सतह बन रहा है, जो एक लाइन आपको दिख रहा होगा, इस सतह दो माध्यम को बांटने का काम कर रहा है। वैसा सतह, ध्यान से सुनिएगा, वैसा सतह जो दो माध्यम को बांटता है, इसको बोला जाता है अंतरा
पृष्ठ। यही छोटा छोटा बात है जो आपको बेसिक क्लास में 1-2 क्लास आप लगेगा, जिसमें बेसिक आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद एक्चुअल में हम जो 12 शुरू होता है वो आपको पढ़ना है, तो बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपको समझ आएगा। तो क्या समझाए कि वैसा सतह जो दो माध्यम को बांटे उसको नाम क्या होता है, अंतरा पृष्ठ। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरफेस। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जो अंतरा पृष्ठ है, अंतरा पृष्ठ पे अगर 90 डिग्री पे हम एक लाइन खींच दें तो इस लाइन का नाम होता है अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या है कि जो अंतरा पृष्ठ पर कितना कोण बना है 90 डिग्री, तब उसको हम बोलेंगे अभिलंब। अगर कोई प्रकाश की किरण हवा से चल के आ रहा है, जैसे मान लीजिए सन से आ रहा है, सूरज से प्रकाश आ रहा है, तो तालाब में भी तो जाता है ना, तालाब में पानी है, पानी कैसा होता है, पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ हम किसको बोलते हैं, जिसमें प्रकाश पास कर जाए, तो पानी में प्रकाश जाएगा। तो ये प्रकाश आ कहाँ से रहा था, हवा से, और जा कहाँ रहा है, पानी में। तो क्या ये दोनों माध्यम एक है, तो हवा अलग माध्यम है, पानी अलग माध्यम है। तो ये प्रकाश क्या जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, या इसमें कुछ चेंज आएगा, क्या इसका चाल घटेगा। जैसे आदमी को हवा में दौड़ाया जाए, हवा में कोई बोले कि दौड़ो, हवा में दौड़ा, उसके बाद बोले पानी में, तालाब में उसको उतार दो, और तालाब में उतारने के बाद बोले कि दौड़ो, क्या दोनों में चाल बराबर होगा, तो नहीं, बराबर तो नहीं होगा। तो यही सी चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रकाश जब अपना माध्यम को बदलता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो ये अपना चाल में परिवर्तन लाता है, इसका चाल परिवर्तित हो जाता है। अब चाल परिवर्तित कैसे होगा, तो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब उसको हम परिवर्तित कैसे बोलेंगे। इसका मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसमें बदलाव आएगा, इसके चाल में बदलाव आएगा। हवा में कितना बताया गया था, हवा में बोला गया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे है पानी, तो पानी में क्या इतना ही होगा कि इससे घटेगा। तो ये कॉमन सेंस कहता है कि अगर पानी में जाएगा तो घटना चाहिए। क्यों, क्योंकि पानी थोड़ा सघन माध्यम है, सघन का मतलब घना है, हवा के कंपेयर में क्या है ये घना है। तो क्षेत्र अगर घना है, उसमें से किसी को पार करना है तो स्पीड तो पक्का ही घटेगा। तो यहाँ से हमको आइडिया लग रहा है कि हाँ इसका चाल घटने वाला है। अब कितना घटेगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताना है, तो उसके लिए अब चैप्टर में आगे बताया जाएगा कि इसको निकालते कैसे हैं। फिलहाल हमको क्या समझना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सबसे पहला चीज़ कि अपना रास्ता से ही भटक जाता है। देखिए, अब ये भी गुण में क्या पढ़े थे कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, तो प्रकाश को तो जाना चाहिए था सीधा सीधा, जो हम ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ से दिखा ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ के बाद जैसे अंदर आएगा तो माध्यम तो बदल गया, तो क्या वही रास्ता पे चलेगा कि बदलाव आएगा, तो बदलाव आएगा। याद क्या रखना है, हवा को क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, और इसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। दोनों का पहचानने का तरीका भी हम बताएंगे कि किसको विरल बोलना है, किसको सघन बोलना है। फिलहाल के लिए ये विरल है और ये सघन है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, पॉइंट को ध्यान में रखना है, याद रखना है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश होता है वो अभिलंब के तरफ मुड़ता है। देखिए, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मुड़ गया इधर, तो ये अभिलंब के पास आ रहा है, अभिलंब के पास से मुड़ जाता है, चला जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अगर इसी में हम थोड़ा उल्टा करके बोल दें, इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करके सोचिए, नीचे पानी था, ऊपर हवा था। अगर हम प्रकाश को नीचे से लाते, जैसे मान लीजिए कि तालाब में कोई बैठ गया है और टॉर्च अंदर से जला रहा है, तो टॉर्च अगर अंदर से जलाएगा तो पानी से पास होकर प्रकाश हवा में भी तो आएगा। अब क्या ये हवा में भी सीधा जाएगा? प्रकाश के गुण में क्या पढ़े कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में चलता है, तो जैसे आ रहा था वैसे जाना चाहिए था। लेकिन फिर हमको क्या लगा कि माध्यम तो बदल गया, नीचे में पानी था, ऊपर में हवा है। तो अगर माध्यम में परिवर्तन हुआ तो प्रकाश अपना रास्ता को भी बदलेगा, अपना चाल को भी बदलेगा। अब इस केस में क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या बताए थे कि विरल से सघन तो अभिलंब के तरफ, और यहाँ पे सघन से विरल तो अभिलंब से दूर। तो यहाँ से जाएगा, देखिए अभिलंब यहाँ है, अभिलंब से दूर जा रहा है ये। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइए, प्रकाश, यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। पहला चीज, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। अगर प्रकाश विरल से सघन में आया है तो अभिलंब के तरफ मुड़ेगा, अगर प्रकाश सघन से विरल गया है तो अभिलंब से दूर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका चाल बदलता है। तो सी तो बदल गया, सी प्रकाश का चाल है। अगर C का मान बदलेगा तो C का मान देखिए दो चीज पर निर्भर कर रहा है, एक आवृत्ति पर और एक तरंग दर पे। अगर C बदल रहा है तो बताइए या तो ये दोनों बदला होगा या तो दोनों में से कोई एक बदला होगा। यही ना संभव है। अगर हम बोले कि C का वैल्यू 8 है, एग्जाम्पल लेते हैं, और 8 से बदल के ये हो गया मान लीजिए 16,
इसका वैल्यू था 8 जब था तो इसका वैल्यू था 4 और 2। एक एग्जाम्पल में था, स्टार्टिंग वैल्यू लिए कि मान लीजिए कि सी का मान कितना है 8, तो यहाँ पे ये 4 है और ये 2 है, तो 4 गुना 2 8 के बराबर है। अब इसका चाल बढ़ गया, मान लीजिए 8 से हो गया 16, 8 से मान लेते कितना हो गया 16। अगर इसको 16 किए हैं तो या तो 4 बदलेगा, या तो ये बदलेगा, या तो दोनों बदलेगा, तभी 16 आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि 4 को हम कर दें 8, तो ये 2 कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इस 4 को बोले कि 4 हो गया, मान लीजिए कि 6 हो गया है, ठीक है, 4 का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया है, तो इसको कितना करना पड़ेगा, तो ये 16/6 करना पड़ेगा, 6 खत्म होगा। तो यहाँ से क्या ध्यान में आया कि अगर प्रकाश का चाल बदलेगा तो एफ और लैम्डा मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों में से किसी को बदलना पड़ेगा, या तो दोनों बदलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। प्रकाश का जो आवृत्ति होता है वो कभी बदलता नहीं है, तो बदलेगा कौन, लैम्डा। अगर प्रकाश का चाल घटेगा तो लैम्डा भी घटेगा, अगर प्रकाश का चाल बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। कोई पूछे कि आवृत्ति बदलेगा, प्रकाश को किसी भी माध्यम में भेज दीजिए, प्रकाश का आवृत्ति कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। तो इतना चीज़ को आप क्लियर कीजिए। ये हमारा प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझा दिया गया। अगर आप वीडियो आप देख लेते हैं तो इसके बेसिक में प्रकाश क्या है, प्रकाश का क्या गुण होता है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिक बोर्ड के एग्जाम में तो इससे भी सवाल बनता है, ठीक है। अब बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ने के लिए हमको ये सब आना जरूरी होता है, ये सब आएगा तभी आगे हम समझ पाएंगे। चलिए, हिंदी मीडियम का जो भी स्टूडेंट है, अगर आपको चीज़ समझ आता है तो अपने आसपास के जितने भी हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक बार वीडियो सेंड करो, और उसको अच्छा लगेगा तो देखेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे, इसको बोलेंगे किरण तथा किरण पुंज। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रे एंड बीम। तो इसको समझा देते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखिए दोनों जो शब्द है, देख रहे हैं कि किरण जो बना है किरण पुंज से बना है, तो किरण से किरण में पुंज जोड़ दो तो किरण पुंज, और किरण पुंज से पुंज हटा दो तो किरण बन जा रहा है। यानी कि दोनों को हम एक दूसरे से परिभाषित कर सकते हैं। समझ लेते हैं क्या होता है। किरण का मतलब होता है, किरण को क्या बोलते हैं, रे। तो इसका मतलब होता है एक सीधी सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को हम किरण कहेंगे। एक सीधी सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, सिंपल। क्या ये आपको दिखता है? अगर आप प्रकाश देखिए सब जगह पे है, कल आप कोशिश कीजिएगा कहीं भी हम प्रकाश को देख रहे हैं तो क्या एक सिंगल रे हमको दिखता है? तो नहीं, ये जो चीज है वो काल्पनिक है। एक सीधी रेखा पे चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, लेकिन किरण वास्तविक चीज नहीं है, किरण एक कल्पना है। इसको हम बोर्ड पे आपको समझा सकते हैं कि देखिए जी किरण है, लेकिन अगर आप वास्तविक में खोजने निकल जाओ कि किरण करने हैं प्रकाश में तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो दिखता है सर वो क्या है? छोटा सा छेद से प्रकाश आ रहा है तो किरण तो जैसा दिखता है, तो नहीं, वो किरण नहीं है, वो किरणों का समूह है। वो क्या है? किरणों का समूह है। बहुत सारा किरण का वो मिक्सअप है, कंबाइंड हो गया है। तो जो किरणों का समूह होता है इसको बोलते हैं किरण पुंज। इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। तो सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं, एक सीधी रेखा पे चलने वाले प्रकाश को किरण कहेंगे और किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। अब आएंगे अगला टॉपिक में कि किरण कितना प्रकार का होता है। ठीक है, कल्पना चीज है, वास्तविक में है भी नहीं, लेकिन उसको भी बांटना है। तो फिजिक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। वास्तविक में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर जगह आपको मिलेगा नहीं। हवा आपको दिखता नहीं है लेकिन है ना जी, महसूस होता है ना। तो वही चीज़ इसमें थोड़ा सा आप इमेजिन करने का क्षमता अपना बढ़ाइए, चीज़ों को देखने का कोशिश कीजिए। जैसे आपको फील कराते हैं, महसूस करवाते हैं, वैसे आप सोचो, आप सब्जेक्ट आपको बहुत ईजी लगेगा। फिजिक्स देखो, फिजिक्स जनरली जो होता है ना, बच्चा से फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स नहीं बनता, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रट जाएगा। अगर दो अक्षर का न्यूमेरिकल घुसा दिया जाए तो कहता है कि भारी क्वेश्चन आ गया। भारी नहीं होता है, उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। जो कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा उसको अप्लाई कैसे कीजिएगा? अब न्यूमेरिकल क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट सीखे उसी का एप्लीकेशन है। तो कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा तब ना अप्लाई कीजिएगा। मशीन बनाना आता है ये नहीं है, मशीन बनाना शुरू कर दिए तब मशीन बनेगा कि जो तनी मनी बचल होगा वो खराब हो जाएगा। तो वही हाल आप लोग के साथ होता है। कॉन्सेप्ट पकड़ने पे सबसे पहले फोकस कीजिए। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, कोई भी चीज़ नया सीखते हैं तो टाइम देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक वीडियो देखे सर हो गया, एक वीडियो में कैसे हो जाएगा? आपको पेशेंस रख के जितना भी वीडियो जाता है उसको देखना। तो नेट पे आप देखते होंगे 1 घंटा में ऑप्टिक्स खत्म, 1 घंटा में ऑप्टिक्स खत्म, संभव है?
इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें एक एक चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब ना आपका नॉलेज गेन होगा, तब आप डेवलप कीजिएगा। तो चीज़ को पहले, कॉन्सेप्ट को पहले समझो, उसके बाद जैसे जैसे आपको अप्लाई करना। प्लेन मीडियम का हम इंग्लिश मीडियम में जो अप्लाई दिए, जितना भी क्वेश्चन था सब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन था। तो आपसे बना ना जी, आप स्टार्ट तो करो, बनेगा। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, भरोसा रखिए, अगर आप मेरा वीडियो जीरो से स्टार्ट होता है, अगर जीरो से लेके अगर पूरा वीडियो देख जाइए ना, आप टॉप कर जाइएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, टॉपर हमारा स्टूडेंट रह चुका है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए, सब अच्छा होगा। टॉपिक हमारा क्या होगा कि किरण का टाइप क्या है। तो देखिए, किरण का 2 टाइप होता है, बस यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक को बोला जाता है उपाक्षीय किरण। उपाक्षीय किरण को इंग्लिश में बोला जाता है पैराक्सियल रे। और जो सेकंड नंबर होता है वो मार्जिनल रे होता है। ठीक है, किरण जो होता है 2 प्रकार का, एक होता है पैराक्सियल और एक होता है मार्जिनल। उपाक्षीय किरण इसको बोलते हैं। इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। पूरा 12th क्लास में ये वर्ड कभी नहीं आएगा। जब भी वर्ड यूज होगा तो कौन होगा? पैराक्सियल। तो हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। किसको बारे में हम बात कर लेंगे, मार्जिनल का क्या मतलब है सर, पैराक्सियल का क्या मतलब है, उपाक्षीय किसको कहेंगे, इसको किसको कहेंगे, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ से दिमाग में पहले डाल लीजिए कि जब भी हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई पूछे कि किस किरण के लिए, तो बोलेंगे उपाक्षीय किरण के लिए। अब इस पे आते हैं, टाइप पे आते हैं। किरण पुंज का बोले कि किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, तो किरण पुंज होता है 3 प्रकार का। पहला होगा, इसको बोलेंगे समानांतर। दूसरा को बोलते हैं प्रकाश मुड़ता है, उसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग बोलते हैं। इसमें बोलेंगे अभिसरित, और इसमें बोलते हैं अपसरित। ठीक है, आप दीर्घिकार हर्षिकार थोड़ा सा देख सकते हैं। हिंदी लिखने का उतना आदत है नहीं, लेकिन चीज़ आपको सही मिलेगा। ये भले ही इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, उतना आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए। देखिए, पढ़ाई थोड़ा नेचुरल नहीं है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। लॉकडाउन के नाम पे आप दिन काट रहे होंगे, लेकिन नहीं, आप 4 दिन ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कीजिए। 5वां दिन से आपको मन करेगा कि नहीं कुछ पढ़ते हैं। पढ़ने का हैबिट बनाओ, मन से पढ़ो। ठीक है, मन से का मतलब दिल लगा के पढ़ो, उसमें लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। ज़बरदस्ती कितना दिन पढ़ सकते हैं, इसमें तो ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ेंगे या कुछ सीखने को मिलेगा, तब ना मज़ा आएगा कि हाँ कुछ नया नया चीज़ सीख रहे हैं। तो आप इसको इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा 4-5 दिन तो मेहनत करना पड़ेगा। 4-5 दिन, 1.5 घंटा 2 घंटा ज़बरदस्ती किताब खोल के बैठ गए, कॉपी खोल के बैठ गए, आप उसको पढ़ रहे हैं। चीज़ समझ में जब आने लगेगा तब आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हम क्या बताएं कि किरण के प्रकार का तो 2 प्रकार का, और किरण पुंज 3 प्रकार का। अभी तीनों के बारे में और ये दोनों के बारे में हम इसका नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे, जिसमें हम इसका टाइप्स बताएंगे कि किरण कितना प्रकार का होता है और किरण पुंज कितना प्रकार का होता है। समानांतर किसको कहेंगे, अभिसरित किसको कहेंगे, अपसरित किसको कहेंगे, ये पैराक्सियल किसको कहेंगे, मार्जिनल किसको, सबका हम डेफिनेशन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करना ज़रूरी है। हम लोग के हिसाब से शेयर कीजिएगा, तभी हम लोग को लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाने का फ़ायदा हो रहा है। यूट्यूब पे तो बहुत सारा टीचर है। ठीक है, आप देखिए, किसी और का टीचर देख का वीडियो देखिए, हमारा वीडियो देखिए। अगर फ़र्क ना लगे तो आप उसी को देखिए। हम ऐसा तो नहीं है, तो आप फ्री है ना, सब कोई पढ़ा रहा है। तो आपको देखिए कि कहाँ पे समझ ज़्यादा आता है। जिसके पास समझ अच्छा आता है उस टीचर को आप पकड़ के कंटिन्यू कीजिए। जी, जो भी टीचर हो, मेरा भी वीडियो लेकिन उसमें होना चाहिए। आप देखिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।